अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, वो क्या, पर्यावरण के मुद्दे। पर्यावरण का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो क्या भाई, वो मुद्दा है आपका प्रदूषण, पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा। पोल्यूशन, पोल्यूशन किस वजह से होता है भाई, वायु पोल्यूशन हो सकता है, भूमि पोल्यूशन हो, ठीक है, जल मृदा, ठीक है, ये हो सकता है। अब ये होता कैसे भाई, भौतिक, रासायनिक और जैविक क्या होंगे, अभिलक्षणों के अवांछनीय परिवर्तन होगा, ठीक है, कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, उस वजह से क्या होगा, पोल्यूशन होता है। चलो पहला बात कर लेंगे वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, नियंत्रण की बात कर लें, नियंत्रण की बात कर लें तो भाई वायु प्रदूषण के अंदर क्या है, एक कणकीय पदार्थ, कणकीय पदार्थ मतलब दिन कण होंगे, एक गैसीय पदार्थ, ठीक है। अगर कणकीय पदार्थ हैं, कण हैं, तो क्या करेंगे अपन, मार्जक यूज करेंगे, स्क्रबर जो है वो यूज करेंगे, ठीक है, उससे अपन क्या कण के जो पदार्थ हैं उनको हटा सकते हैं, तो पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक विद्युत अवक्षेपित्र, ठीक है, अवक्षेपित्र, अवक्षेपित्र, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इसको कहा जाता है, प्रेसिपिटेटर इसको कहा जाता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, जो कणीय की जो पदार्थ है उनको कम किया जा सकता है, ठीक है। अब गैसीय पदार्थ आपको कम करने हैं, कोई भी हवा है उसके अंदर अगर आपको गैसीय पदार्थ कम करने हैं तो कैसे करोगे, दहन, ठीक है, कंबशन से आप कर सकते हो, अवशोषण से कर सकते हो, अब्जॉर्प्शन करवा लोगे, गैस का अब्जॉर्प्शन करवा लोगे, ठीक है, और क्या सोखना, एडजॉर्प्शन करवा लोगे, ठीक है। चलो अब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार क्या है, सीपीसीबी, इसके अनुसार क्या है भाई, कण के जो पदार्थ हैं, ठीक है, अगर उनका व्यास जो है ना, आकार जो उनका व्यास अगर जो है वो 2.5 माइक्रोमीटर से अगर कम हो गया तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। ये जो सीपीसीबी है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर जो कण की जो पदार्थ है हवा के अंदर, अगर उसका जो डायामीटर जो है ना, ठीक है, उसका जो व्यास है वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम अगर हो जाए तो वो क्या है, बहुत घातक होता है, ठीक है। तो ये सबसे अधिक हानिकारक होता है, ठीक है। अब स्वचालित जो वाहन है, स्वचालित वाहन कौन होता है, ऑटोमोबाइल, मतलब बाकी जो गाड़ियां होती हैं उनको स्वचालित वाहन कहा जाता है। तो ये स्वचालित जो वाहन है वो वायुमंडल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। क्या है, प्रमुख कारण क्या है इसका, वायुमंडल का, स्वचालित जो वाहन गाड़ियां चलाते हैं उसका, ठीक है। उपाय की बात करें, उपाय क्या है भाई, उपाय यह है कि जो गाड़ियां हैं उनके अंदर क्या है, उत्प्रेरक यूज किए जाए, उत्प्रेरक जो है वो यूज किए जाए। कौन से, कैटालाइटिक कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, कैटालाइटिक जो कन्वर्टर है वो उनका उपयोग किया जाए, उनके इंजन के अंदर क्या लगाया जाए, कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा जाए। अब कैटालाइटिक जो कन्वर्टर है इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, ये बनता किससे, पहले तो वो बात कर लें, कैटालाइटिक कन्वर्टर कीमती धातु से बनता है, प्लेटिनियम, ठीक है, और आपका पैलेडियम और रेडियम, ठीक है, प्लेटिनम, पैलेडियम और रेडियम, इनसे ये बनता है, ठीक है। और ये काम किसका आता है भाई, ये जो आपकी जो हार्मफुल जो गैसेस है उनको क्या करता है, ये उनको क्या कम करने में काम करता है। हानिकारक जो गैसें हैं, ठीक है, और जो गैर हानिकारक जो गैस है उनको बदल देता है, मतलब जो हानिकारक जो गैस है, हार्मफुल जो गैसेस है उनको क्या कर देगा, जो कम हानिकारक जो गैस है उनमें ये बदल देगा, ठीक है, गैर हानिकारक गैसेस में ये बदल देगा। तो कैटालाइटिक कन्वर्टर हर गाड़ी के अंदर होना चाहिए। अब एक खास बात और लिख रखी है एनसीईआरटी के अंदर कि भाई गाड़ियों के अंदर आप क्या डालो, लेड फ्री पेट्रोल ही डालो, लेड फ्री पेट्रोल या फिर डीजल ही उसके अंदर उपयोग में लो। लेड क्या होता है, सीसा, ठीक है, लेड रहित पेट्रोल डीजल का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लेड वाला पेट्रोल यूज कर लोगे, ठीक है, बढ़िया पेट्रोल पंप से नहीं डलवाओगे तो क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत यह आएगी भैया आपकी गाड़ी का जो कैटालाइटिक कन्वर्टर है ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, और ये महंगा भी बहुत आता है क्योंकि इसके अंदर ये धातु कौन से लगे हुए हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम लगे हुए हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सीएनजी वर्सेस पेट्रोल डीजल, सीएनजी बढ़िया है, पेट्रोल बढ़िया है, डीजल बढ़िया है। तो सीएनजी बढ़िया है ऐसे एनसीईआरटी बोलती है। क्यों बढ़िया है जी, पहली बात तो सस्ता है, पहली बात तो क्या है, सस्ती होती है, ठीक है, सीएनजी सस्ती होती है पेट्रोल डीजल के मुकाबले में। और क्या है, अच्छी तरह ये जल जाती है, ठीक है, अच्छी तरह जलती है, मतलब पेट्रोल डीजल की तरह ज्यादा पोल्यूशन नहीं करती, सीएनजी बढ़िया तरीके से जलती है, तो क्या पोल्यूशन कम होता है। और क्या इसके अंदर चोरी नहीं कर सकता इसकी, ठीक है, सीएनजी की चोरी नहीं कर सकता। पेट्रोल डीजल तो देखा और वहीं बोतल लगा दी नीचे, ठीक है, उसको बोतल के अंदर भर के चोरी कर ली, लेकिन सीएनजी को बोतल के अंदर नहीं भर सकते, ठीक है, इसलिए क्या है इसकी चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर क्या है भाई, कमी क्या है इसकी, ये तो फायदे हो गए। अब सीएनजी की सबसे बड़ी कमी क्या है, कमी ये है कि पाइपलाइन जो बिछाने की कठिनाई जो है ना वो सबसे बड़ी कमी है, ठीक है, पाइपलाइन बिछाने में दिक्कत आएगी इसकी, ठीक है। भारत में जो उत्सर्जन जो मानक है वो क्या है भाई, 4 पहिया जो वाहन है, ठीक है, जो 4 पहिया वाहन है वहां पर कौन सी स्टेज लग गई, भारत स्टेज 4 जो है वो लग चुकी है। कब से लग चुकी है, अप्रैल 2017 से देश भर में यह लागू हो चुकी है। जितने भी 4 पहिया वाहन होंगे वो कैसे होने चाहिए, भारत स्टेज 4 के होने चाहिए। ये किसके लिए, जो गाड़ियां कंपनी बनाती है, जो गाड़ियां कंपनी गाड़ियां बनाते हैं उनके लिए है ये, कि भाई आपकी जो इंजन है वो कैसे होनी चाहिए, ये अलग अलग उनके अंदर मानक लिख के देते हैं कि भाई ये मानक जो है वो पूरे करने चाहिए तभी गाड़ी को अप्रूवल मिलेगा, तो उनको देते हैं। तो वो क्या है, भारत स्टेज 4 चल रही है, पूरे देश के अंदर लागू हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या है 2017 से ये लागू हो चुकी है। तो ये 3 पहियों के लिए भी भारत स्टेज 4 2017 से लागू हो चुकी है, और दुपहिया जो है उनके लिए भी ये भारत स्टेज 4 जो है वो सबके लिए लागू हो चुकी है। तो अब जो जितनी भी नई गाड़ियां आएंगी वो इन्हीं पर आएंगी पूरे देश के अंदर। अब बात कर लें, BS6 भी आ गया है ना, भारत से 6वीं चल रही है, उसकी थोड़ी सी बता दूं आपको, बाकी एनसीईआरटी के अंदर 4 ही दे रखी है।
जो अब जो मेट्रो सिटीज है, जो बड़ी बड़ी जो शहर है, जो बड़े बड़े शहर है जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पर क्या है, भारत स्टेज जो 6 है, ठीक है, वो लागू हो चुका है। तो नई जो गाड़ियां बन रही है वो BS6 पर आ रही हैं, ठीक है। चलो जल प्रदूषण की बात कर लेते हैं फिर, ठीक है, वायु प्रदूषण की बात कर ली, जल प्रदूषण की बात कर लेते हैं। तो वाहित मल है जो सीवेज है, ठीक है, एक घरेलू आएगा, एक औद्योगिक आएगा। घरेलू वाला होगा उसके अंदर क्या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। क्यों होगा भाई, आप भाई सब्जी काट रहे हो, ठीक है, सब्जी काट रहे हो, ठीक है, तो सब्जी का क्या कुचरा जाएगा, सड़ा जाएगा, ठीक है, तो घरों से जो निकलेगा उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा। और जो औद्योगिक आएगा उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है वो ज्यादा रहेगा। चलो अब ऑर्गेनिक मैटर है वो सीवेज के अंदर जैसे बढ़ेगा, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था सीवेज ट्रीटमेंट की मैंने बात करी थी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था माइक्रोब्स वाले चैप्टर के अंदर कि भाई ऑर्गेनिक मैटर जो है सीवेज के अंदर, जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो क्या होगा, बीओडी बढ़ेगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ेगी। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ती है। तो बंगाल का आतंक किसने मचाया था, जल हाइसिन मतलब वाटर हाइसिन जो है उसने ब्रिटेन और बंगाल जो है वो है भाई, ठीक है। सवाल जो परस्फुटन भैया क्या है, एल्गल ब्लूम जो है क्या है भाई, पानी के अंदर पूरा सवाल जो है वो फैल जाएगा पानी के अंदर, ठीक है, आपको हरा हरा पानी दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है, सवाल की जो है अतिशय वर्दी हो जाती है। ये अतिशय वर्दी तो होगी, और क्या करता है, ये टॉक्सिन निकालता है, विषैले पदार्थ निकालता है, ठीक है, विषैले निकालता है। तो विषैले निकालेगा, उससे क्या होगा, जो दूसरे जो जो जल के अंदर दूसरे जो जीव है वो क्या होंगे, मर जाएंगे बेचारे, ठीक है। फिर बात करें किसकी, जैव आवर्धन की बात करते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जो अविषाक्त जो में वृद्धि होती है, क्या है, अविषाक्त जो है उसमें वृद्धि होती है, उसकी सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो टॉक्सिक एंड है उसकी सांद्रता में वृद्धि होती है। अलग हर स्तर पर मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके अंदर जितना ज्यादा टॉक्सिक एंड होगा, मतलब जिसके अंदर जो जितना अविषाक्त की सांद्रता होगी उससे ज्यादा किसके अंदर आएगी, कंज्यूमर के अंदर, उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर। तो हर एक ट्रॉफी के लेवल पर क्या है, वो कर्मिक जो पोषण स्तर है पर क्या है, जो टॉक्सिक एंड जो लेवल है वो बढ़ती जाएगी, जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। चलो फिर बात करें सुपोषण की। सुपोषण क्या होता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है जी, झील का प्राकृतिक काल प्रभावन, मतलब एजिंग, मतलब झील बूढ़ी हो जाएगी, झील जो है वो बूढ़ी हो जाएगी। कैसे होगी भाई, झील के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है और झील की गहराई कितनी है, 10 फीट है, मान लो कितनी है, 10 फीट झील गहरी है, ठीक है। टाइम के साथ क्या होगा, झील की जो गहराई है वो कम होती जाएगी, ठीक है, वो 8 फुट हो जाएगी, फिर वो 7 फुट हो जाएगी, फिर वो 6 फुट हो जाएगी, और पानी का लेवल कम होता जाएगा, गहराई जो है वो कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी जी, नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है इनकी वृद्धि होने लग जाएगी, उसके अंदर पानी के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस की वृद्धि होने लग जाएगी टाइम के साथ में, और वो क्या है, उसकी गहराई कम हो जाएगी। अभी एक दिन का खेल नहीं होता, हजारों साल लगती हैं इसके अंदर, ठीक है। त्वरित सुपोषण, एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ये जो नेचुरल प्रोसेस होती है उसके अंदर तो हजारों साल लगती हैं, लेकिन अपन ऐसा काम करते हैं कि भाई फास्ट हो जाए काम, ठीक है। तो फास्ट अपन की जो हरकतें वो ऐसी हैं कि अपन क्या करते हैं, जो मानवीय जो गतिविधियां ना, अपनी हरकतें जो ऐसी हैं उसकी वजह से जो सुपोषण जो है उसके अंदर तेजी आ गई है, ठीक है। तो जो जल्दी जल्दी क्या है, सुपोषण जो है वो जल्दी होने लग गया। चलो आगे चलते हैं। एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ये एक केस स्टडी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फोम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये, फ्रेंड ऑफ आर्केटा मार्श। क्या है फुल फॉर्म, क्या है, फ्रेंड ऑफ आर्केटा मार्श। ये क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, जल को उपचार करने के लिए क्या करते हैं, 2 चरणों में से पानी को गुजारते हैं, ठीक है। सीवेज जो पानी है, जो सीवेज पानी, जो गटर का पानी है, क्या करेंगे, उसको 2 चरणों से भेजेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सेडिमेंटेशन करवाएंगे, ठीक है। सेडिमेंटेशन से क्या होगा, जो मोटा मोटा जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। जो सॉलिड वेस्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में क्या कराएंगे, पहले अवसादन करा दिया, उसके बाद में मास लैंड जो है ना, मास लैंड जो है, ठीक है, कच्छ क्षेत्र जो है उसके अंदर से उस पानी को दौड़ाया जाएगा। उसके अंदर अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगे हुए हैं, उस पानी को उसके अंदर से दौड़ाया जाएगा। तो क्या होगा, जब पानी उस मार्स लैंड से, कच्छ क्षेत्र से जब पानी बाहर निकलेगा तो वो साफ होकर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या है, उनका एक तरीका हो गया। तो ये केस स्टडी देखिए। दूसरे क्या, इकोसैन टॉयलेट है। ये इकोसैन टॉयलेट है, ये कहां पर है भाई, केरला और श्रीलंका के अंदर देखे गए हैं। इकोसैन टॉयलेट का मतलब क्या है, इनके अंदर फ्लश के लिए पानी को काम में नहीं लिया जाता। ये इकोसैन टॉयलेट केरला और श्रीलंका के अंदर, ठीक है। ठोस अपशिष्ट जो है, सॉलिड वेस्ट की बात कर ले भाई, ठीक है। सभी चीजें जो कचरे में फेंक दी जाती है, जितने भी चीजें कचरे के अंदर फेंक दी जाती है सारी क्या, सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। अब अपशिष्ट को अपन वर्गीकृत करना चाहिए, ठीक है। आजकल तो वो लगा रखे हैं ना, रोड पर लगा रखे हैं, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का वो डब्बा सा लगा के रखते हैं। तो क्या है, उसको अलग अलग वर्गीकृत करके अपन को उसको अंदर डालना चाहिए। कैसे भाई, जैव जो निम्नीकरण योग्य जो है, बायोडिग्रेडेबल जो होगा उसको अलग बॉक्स के अंदर डालेंगे तो उसका क्या, बायोडिग्रेड हो सकता है, ठीक है। और जो रिसाइकलेबल है, ठीक है, जो उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, उसको अलग डब्बे के अंदर अपन कचरे के अंदर डालें तो वो क्या, रिसाइकिल हो सकता है, ठीक है। मिक्स नहीं करना चाहिए। और जो जैव निम्नीकरण जो अयोग्य है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, उनको अपन को अलग रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो रिसाइकलेबल होगा वो रिसाइकिल हो सकता है, जो बायोडिग्रेडेबल होगा वो बायोडिग्रेड कर सकते हैं, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा उसका कोई अलग जगह उसको
इसको इकट्ठा किया जा सकता है। चलो ई वेस्ट की बात करें, ई वेस्ट क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो आप कंप्यूटर चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, खराब हो जाएगा, उसके बाद फेंक दोगे, वो कहां जाएगा, ठीक है, उसको भी क्या है मैनेजमेंट करते हैं। कैसे करते हैं भाई, जो विकासशील देश है जैसे इंडिया है, ठीक है, जो विकसित देश है जैसे अमेरिका है, ठीक है, तो जो विकासशील देश है वहां पे क्या होता है, मैनुअल रिसाइकल होती है, क्या होती है, मैनुअल रिसाइकल होती है। अब जब इसकी रिसाइकल होती है, जो ई वेस्ट जो है उसकी रिसाइकल जब होती है, तब क्या करता है, तब इससे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और उससे क्या होता है, जो मजदूर लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। और जो विकसित देश है वो तो भाई मशीन के थ्रू क्या है, रिसाइकिल कर लेते हैं। चलो प्लास्टिक अपशिष्ट के उपचार की बात करें तो इसके लिए भी एक केस स्टडी दे रखी है। एक अहमद खान नाम के एक व्यक्ति हैं, एक अहमद खान नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी मतलब वो क्या प्लास्टिक का काम करते थे, वो प्लास्टिक का काम करते थे। उन्होंने क्या किया, प्लास्टिक के जो टुकड़े होते हैं, प्लास्टिक के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे दाने से होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, पॉली ब्लेंड कहा जाता है। प्लास्टिक के दाने होते हैं, प्लास्टिक के दानों से ही अलग अलग टाइप की प्रोडक्ट है वो बनते हैं। तो प्लास्टिक के जो दाने होते हैं उनको बोलते हैं पॉली ब्लेंड, पॉली ब्लेंड प्लस ब्यूटमन, ठीक है, पॉली ब्लेंड को ब्यूटमन के साथ मिलाया और बेंगलोर के अंदर सड़क बना दी, ठीक है, इसकी प्लास्टिक और ब्यूटमन की हेल्प से क्या बना दी, सड़क बना दी। तो इस चीज को यार पूरे देश के अंदर करना चाहिए ताकि प्लास्टिक का जो लेवल है वो कम हो जाए। और इन्होंने अकेले नहीं किया था, वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, वहां के जो इंजीनियर जो स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है, उनके साथ मिलकर ये काम किया था। चलो कृषि रसायन और उनके प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, उनसे क्या है भाई, उनके बहुत नुकसान है। क्या नुकसान है, उनको आप बार बार डालोगे तो अपनी जो जमीन है उसकी उपजाऊपन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी का जो है उर्वरता जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और अपने लिए भी वो नुकसान है, ठीक है, अपने लिए भी वो नुकसानदायक है। तो क्या हुआ, अपने क्या करनी चाहिए, जैविक खेती करनी चाहिए। जैविक खेती का एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। एक रमेश चंद्र डागर नाम के एक व्यक्ति है, एक किसान है, कहां के, ये सोनीपत हरियाणा के हैं, ठीक है। इन्होंने क्या की, जैविक खेती करते हैं, क्या करते हैं, जैविक खेती करते हैं, और इन्होंने एक क्लब बनाया है जिसका नाम है हरियाणा किसान कल्याण क्लब, ठीक है, ये बनाया और इसमें 5000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। फिर बात करें रेडियो सक्रिय अपशिष्ट की, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसकी बात कर ले, ठीक है, जो न्यूक्लियर बम वगैरह आते हैं ना वो वाले, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम है इसकी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसका आकस्मिक रिसाव हो सकता है, कभी भी ये क्या है, इससे लीकेज हो सकता है। तो इसके दो क्या है एग्जांपल भी है, एक तो 3 माइल आइलैंड के नाम से फेमस है, एक है चेरनोबिल की घटना, ठीक है। तो ये दो घटनाएं हुई भी है जिसके अंदर क्या रिसाव हो गया था। इसको एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है भाई, ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है इसको क्या है, सेल्फ डिस्पोजल नहीं कर सकते, मतलब क्या है, इसको डिस्पोज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आती है, इसको मिट्टी के अंदर बिलो अर्थ, ठीक है, अर्थ के अंदर, धरती के अंदर 500 मीटर नीचे इसको दबाना पड़ता है। अगर इसको अपन को डिस्पोज करना है रेडियो एक्टिव वेस्ट को, तो 500 मीटर नीचे धरती के अंदर इसको दबाना पड़ेगा। तो ये मतलब 500 मीटर बहुत ज्यादा वो होता है ना, तो इसलिए क्या दिक्कत वाली बात है। चलो अब बात करें प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण कैसे हो रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका डिग्रेडेशन हो कैसे रहा है उसकी बात कर लें। तो पहला अनुचित प्रयोग, अपन अनुचित प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, पानी अपन को मिल रहा है तो अपन को उसको बढ़िया कैसे पानी को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पानी पी कम रहे हैं, उसको खराब ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या अपन क्या करते हैं, अनुचित प्रयोग करते हैं किसी चीज का, ठीक है, चीजें वो क्या है डिग्रेड हो रही है, ठीक है। और पहला इसके अंदर क्या है, मृदा अपरदन, ठीक है, सोइल इरोजन, ठीक है, मिट्टी का कटाव हो रहा है इसके अंदर आ गया, ठीक है, मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। और क्या है, जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग, अगर पानी आप बहुत ज्यादा डालोगे तो उससे भी मिट्टी खराब होगी, ठीक है, मृदा लवणता, ठीक है, सोइल के अंदर सैलिनिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं। इसके अंदर आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना आपको, CO2, CH4, CFC, N2O, ये जो है ये क्या होती है, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अब इनके अंदर ज्यादा कौन सी होती है, ज्यादा होती है भाई CO2 जो है वो 60% होती है, ठीक है, CH4 20% होती है, CFC जो है वो 14% होती है, और जो N2O है वो कितनी होती है, 6% होती है। बस आपको ये ध्यान में रख लेना है और कुछ भी नहीं याद रखना, CO2, CH4, CFC, N2O यही होती है। चलो अब बात करें ओजोन की, ठीक है। ओजोन आप सबको पता क्या होती है जी, ठीक है, ओजोन एक परत है, ठीक है, ये कहां पर, समताप मंडल के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है ये ओजोन, ठीक है। इसको ओजोन की जो मोटाई है उसको मापने की जो यूनिट है वो कौन सी है भाई, डोब्सन यूनिट। कौन सी है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि ओजोन को किसकी यूनिट के अंदर मापा जाता है, इकाई कौन सी है, तो डोब्सन यूनिट के अंदर, DU के अंदर इसको मापी जाती है, ठीक है। CFC द्वारा ओजोन का है निम्नीकरण हो रहा है। CFC क्या होती है, गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, कहां से निकलती है, आपकी जो फ्रीज है, आपकी जो AC है, आप मेरे पास तो नहीं भाई है ना, जो AC वगैरह, इनसे क्या है ये CFC निकलती है, और वो क्या है, ओजोन को क्या करती है, ओजोन का निम्नीकरण कर देती है। तो इस वजह से क्या है, ओजोन होल हो गया, ओजोन का छिद्र भी हो गया। ओजोन के अंदर छिद्र कहां पर हुआ, अंटार्कटिका के अंदर छिद्र हो गया। अब मान लो ओजोन परत के अंदर अगर छिद्र हो जाए ढंग से, ठीक है, जहां पर अपन रहते हैं वहां पर छिद्र हो जाए तो क्या होगा, तो यूवी रेडिएशन निकलती है, जो यूवी रेडिएशन निकलती है कहां से, सूर्य से, वो क्या आ जाएगी, जमीन पर आ जाएगी। और जो यूवी रेडिएशन है वो क्या करती है, जो आपको स्किन कैंसर है वो होने लग जाएगा, ठीक है, स्किन का कैंसर होने लग जाएगा, ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस, हिम अंधता हो जाएगी, ठीक है, और क्या हो जाएगा, कैटरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं,
अब एक होती है खराब ओजोन, एक होती है अच्छा ओजोन, ठीक है। अब खराब ओजोन है वो कहां पर होती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो अक्षोभ मंडल है, जो अक्षोभ मंडल है उसके अंदर जो ओजोन है वो खराब ओजोन है, और जो अच्छी वाली ओजोन है वो कहां पर, समताप मंडल के अंदर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, वो अच्छी ओजोन है। अब बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वो किससे संबंधित है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, ओजोन से संबंधित है जी। किससे संबंधित है, ओजोन से संबंधित है, ठीक है। फिर बात करें ये साइन कब हुआ, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये साइन कब हुआ, ये पूछा गया है, ध्यान से सुन लो भाई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब वो साइन कब हुआ, 1987 के अंदर तो ये साइन हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे इस पर, लेकिन ये इफेक्टिव कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, ये प्रभावी हुआ 1989 के अंदर। 1987 के अंदर तो साइन हुए थे, लेकिन प्रभावी लागू कब हुआ, 1989 के अंदर ये प्रभावी हुआ। वन की बात कर ले, भारत के अंदर पहले कितना था भाई, 30% वन था, ठीक है। अब कितना रह गया, 21.54% ही रह गया, 5-4% ही रह गया, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय जो वन नीति है 1988, ठीक है, भारत की जो वन नीति जो है 1988 के अंदर, ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, उसकी क्या सिफारिश दी उन्होंने, 1988 के अंदर एक सिफारिश दी उन्होंने, क्या बोला कि भाई जो मैदानी इलाके हैं उनमें 30% क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, ठीक है। इनकी सिफारिश है किसकी, एनएफपी, नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी है इसकी, कि भाई जो मैदानी इलाके हैं उसके अंदर 33% जंगल होना चाहिए, और पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर 67% क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। चलो अब बात करें वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन कैसे हो रहा है भाई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ट्रोपिक्स जो है, जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र जो है वहां पर क्या है, 40% क्या हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, वनोन्मूलन हो गया। और जो शीतोष्ण जो टेम्परेट रीजन है वहां पर सिर्फ 1% ही हुआ है। चलो काटो और जलाऊ कृषि, सबसे बड़ा जो रीजन है वो एक दे रखा है अपनी एनसीईआरटी के अंदर, क्या है, काटो और जलाऊ कृषि दे रखी है। इसको झूम कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं, झूम कृषि भी इसको कहा जाता है, झूम खेती, ठीक है। इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, वनों की कमी कैसे हो रही है, ये क्या करते हैं इसके अंदर, ये करते हैं, कोई भी कम्युनिटी है पूरी, और ये क्या करते हैं, जंगल देखते हैं, जंगल देखा, जंगल को काट दिया, पूरा जंगल को काट देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, जो घास होगा उसको जला देंगे, ठीक है, जल गया पूरा, उसके बाद में उस पर खेती करते हैं, खेती कर लेंगे। अब क्या है, खेती कर लेंगे, एक बार बढ़िया अनाज हो जाएगा, अगली बार उसकी उपजाऊपन जो है वो कम हो जाएगी, खेती वो जमीन की, तो क्या करेंगे, अब वहां से चले जाएंगे उठकर और दूसरी जगह जाएंगे, दूसरा जंगल देखेंगे, उसको भी काट देंगे। तो ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा जंगल कट रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका ये कारण है, झूम खेती का कारण है। ये कहां देखा जाता है, जो भारत की जो उत्तर पूर्वी राज्य है ना, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर ये देखा गया है। अब ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हुई है, ये आपको पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। क्या भाई, पर्यावरण जो अधिनियम है जो वो कब आया, 1986 के अंदर। पर्यावरण जो अधिनियम जो है वो कब आया, 1986 के अंदर। राष्ट्रीय वन नीति जो है वो कब आई, अभी मैंने आपको बताया, नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, राष्ट्रीय जो वन नीति है वो कब आई, 1988 के अंदर आई, 1988 के अंदर। वायु प्रदूषण जो है वो कब, वायु प्रदूषण कब आया, ठीक है, 1981 के अंदर। और वायु प्रदूषण के अंदर शोर को कब शामिल किया, नॉइज पोल्यूशन जो है उसको शामिल कब किया गया, वो किया गया 1987 के अंदर। वायु प्रदूषण 1981, वायु प्रदूषण के अंदर शोर जो नॉइज पोल्यूशन जो उसको कभी किया गया, वो किया गया 1987 के अंदर। फिर बात करें संयुक्त जो वन प्रबंधन है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या होता है, ये क्या है, जो वन विभाग है, और वन विभाग जो है उन्होंने क्या किया कि सरकार जो है, सरकार प्लस जो गांव वाले हैं, ठीक है, उनके साथ में मिलकर जो गवर्नमेंट है प्लस जो गांव के लोग हैं उनके साथ में मिलकर क्या वन को बचाया जा सकता है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसलिए क्या है, जो इसमें साथ में मिलकर सारे काम करते हैं। तो ये क्या, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, कब आया, 1980 के अंदर आया। फिर चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन कब हुआ, 1974 के अंदर। इन्होंने क्या किया, एक बहुत सारे बड़े क्या थे, बिल्डर थे, इन्होंने क्या किया कि भाई जंगल काटो, यहाँ पर हमें बिल्डिंग बनानी है। तो लोगों ने वहां पर क्या किया कि पेड़ों को क्या गले लगा लिया और उनको काटने नहीं दिया। तो ये चिपको मूवमेंट कब हुआ, चिपको आंदोलन कब हुआ, 1974 के अंदर, 1974 के अंदर हुआ। फिर यह अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई कहां से है, जोधपुर राजस्थान से है। और इन्होंने क्या किया था, ये कब हुई थी, 1731 की बात है ना, 1731 की बात है, कब हुआ, 1731, ठीक है। राजा थे जोधपुर के जो भी, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को महल बनाना है, तो उसके लिए लकड़ी चाहिएगी, तो कहां से लेके आओ, जंगल से काट लो। तो उन्होंने भेज दिया अपनी सेना को, भेज दिया सेना भी जंगल के अंदर। वहां पर जो अमृता देवी बिश्नोई थी, ये थी, और उनकी दो लड़कियां भी थी, ठीक है, छोटी छोटी जो बच्चियां थी। और ये जो बिश्नोई जो समाज है, ये क्या है, पेड़ों के प्रति जो नेचर है उसके प्रति काफी वो है समर्पित माना जाता है, ठीक है। तो क्या किया, वो आए सारे, तो इन्होंने बोला कि हम नहीं काटने देंगे। तो इन्होंने क्या किया, उस प्लांट की क्या कहे, जो पेड़ थे उनके क्या हो गए, ये हग कर लिया, उनको क्या गले लग गए उनके, है ना, चिपक गए उनके। तो ये वो सैनिक वापस गए राजा के पास कि भाई वहां पर तो ऐसे अमृता देवी है, और वहां पर और भी जो स्थानीय लोग हैं वो क्या है, पेड़ों काटने नहीं दे रहे, वो क्या है बोल रहे हैं कि हम पहले हमें काट दो फिर पेड़ काटो, ठीक है। तो राजा ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, काट दो, उनको भी साथ में काट दो। तो फिर वापस आए सैनिक, तो राजा का हुक्म तो मानना ही था, तो वापस उनको
काट दिया, उसके साथ में ही सबको काट दिया, अमृता देवी बिश्नोई को, उनको बच्चों को, उसके बाद में जो स्थानीय लोग उनके थे उनको सबको काट दिया गया। तो ये बड़ा इवेंट हुआ था। और इसके अमृता देवी बिश्नोई नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एक पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये कब हुआ? 1731 के अंदर हुआ। देखो सीएनजी जो बस है दिल्ली के अंदर जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, सीएनजी बसेस थी जितनी भी, वो सारी की सारी पेट्रोल डीजल से हटाकर बस सीएनजी की बस कर दी दिल्ली के अंदर। कब हुई है? 2002 की बात है, ठीक है। 2002 के अंदर दिल्ली के अंदर जितनी भी बसेस थी सारी सीएनजी पर चलने लग गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ भाई? साइन हुआ था 1987 के अंदर, 1987 के अंदर ये साइन हुआ था। और प्रभावी कब हुआ? 1989 के अंदर ये प्रभावी हुआ। तो ये अपनी बायोलॉजी यहां पर क्या होती है? कंप्लीट, 12वीं की बायोलॉजी कंप्लीट। 2 चैप्टर नहीं करवाए मैंने, कौन से नहीं करवाए? एक तो आपका जेनेटिक्स वाला, ठीक है, और एक आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस वाला, ठीक है। तो उनको इसके अंदर नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? क्योंकि वो दोनों ज्यादा समझने वाले चैप्टर, तो आप वन शॉट लेक्चर देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना। तो उसके मैं बोलूंगा कि आपको वन शॉट लेक्चर देख लो, ठीक है। बाकी ये चीजें थी सारी, अपन ने बायोलॉजी है वो पूरी कवर की है, ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा यार, है ना। मतलब लगभग 5-5.5 घंटे का क्लास हुई होगी, तो इतनी में मतलब आपको 5.5 घंटे के अंदर पूरी बायोलॉजी आप ही होगी, तो अच्छी बात है ना। और इसको भाई करने में यार काफ़ी मेहनत लगी है, ठीक है। बार बार लाइट की कट ऑफ हो रही थी तो मेहनत काफ़ी लगी है। तो बस थोड़ा सा प्यार दिखा देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जितने कर सकते हो बस भर भर के कमेंट कर देना, है ना। बाकी जितने अगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।